नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको एमपीपीएससी मेंस के पेपर सेकेंड के पार्ट बी में भारतीय अर्थव्यवस्था तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ाऊंगा। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक बेहतर रणनीति बनाएंगे ताकि उस रणनीति के तहत आप मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएं। आज हम एमपीपीएससी मेंस में जो भारत की अर्थव्यवस्था है एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम को समझेंगे तथा पुराने पाठ्यक्रम एवं नए पाठ्यक्रम में क्या अंतर है उसको समझेंगे। फिर पुराने पाठ्यक्रम से कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है एवं कौन से टॉपिक्स को जोड़ा गया है, और अंत में हम समझेंगे कि इसे तैयार करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास नॉलेज की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होना चाहिए। यहां पर क्वांटिटी से तात्पर्य यह है कि आपके पास किसी भी टॉपिक की कितनी जानकारी है या कितना नॉलेज है। यहां पर सिलेबस आपको बताता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जैसे यदि मेंस में आरबीआई एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य दिया है तो आपको आरबीआई एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य पढ़ना है, और इसके अतिरिक्त हमें अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को या उनके महत्व को भी पढ़ना चाहिए। परंतु ये नहीं कि व्यापारिक बैंकों की स्थापना कब हुई है, उनके पहले अध्यक्ष कौन थे, उनकी पूंजी कितनी है, वर्तमान में उनके अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान समय में उनसे संबंधित जो सूचना है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो स्पष्ट रूप से सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। वहीं दूसरी चीज, क्वालिटी का संबंध उत्तर शैली से है, या किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार से देते हैं। यदि आप सामान्य रूप से सिलेबस को पढ़ेंगे, सामान्य रूप से उसको उत्तर में लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको सामान्य रूप से ही अंक मिलेंगे। लेकिन यदि आप सिलेबस को पढ़ते पढ़ते यह भी सीख जाएं, ये प्रैक्टिस करते करते सीख जाएं कि इस जानकारी को मैं टेबल के रूप में लिख सकता हूं, पैराग्राफ के रूप में लिख सकता हूं, फ्लो चार्ट के रूप में लिख सकता हूं, टेबल की जानकारी को मैं पैराग्राफ में बदल सकता हूं, या पैराग्राफ की जानकारी को मैं आवश्यकता पड़ने पर टेबल के रूप में भी लिख सकता हूं। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद में प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप कीवर्ड्स को समझ जाएं और कीवर्ड्स का उत्तर में इस्तेमाल भी करने लग जाएं, इसके साथ ही यदि आप किसी भी जो टॉपिक है उसको तय सीमा में लिखना सीख जाएं, तो जाहिर सी बात है आपका जो उत्तर है, उत्तर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें कीवर्ड्स रहेंगे तो वजनदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही आप शब्द सीमा के तहत ही लिखेंगे तो आपका समय भी बचेगा, और इससे आपकी मेंस की तैयारी बहुत धारदार हो जाएगी। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी सिलेबस की क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाए। अब आगे समझते हैं। देखिए, एमपीपीएससी का जो पुराना सिलेबस था, तो पुराने सिलेबस के अनुसार पेपर जो 3 होता था उसका पार्ट ए और पार्ट बी। तो पुराने सिलेबस में पार्ट बी में पूरी की पूरी क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, और ये 150 अंकों में पूछी जाती थी। लेकिन इस समय पे हमारा अर्थशास्त्र है, ये वर्तमान समय में पेपर 3 में ना होकर किस में है, पेपर 2 में है। तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पेपर सेकंड में है, और पेपर सेकंड के पार्ट बी में 2 यूनिट है। यूनिट 1 का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से है और यूनिट 2 का संबंध मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से है। और ये आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक जो यूनिट है उससे 30 नंबर के जो हैं प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों को जोड़ दें तो नए सिलेबस के अनुसार कुल 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर पहले जहाँ 150 नंबर
150 नंबर की अर्थव्यवस्था पूछी जाती थी, वही वर्तमान समय में 60 नंबर के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। इसके साथ ही इससे बड़ा जो परिवर्तन है वो है शब्द सीमा का। देखिए, अगर 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको 10 शब्दों में या एक पंक्ति में इसका उत्तर देना है। वहीं अगर 5 अंकों के प्रश्न पूछे, यदि 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। परिवर्तन यही हुआ है। पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें 6 अंकों के प्रश्न होते थे और उस 6 अंकों के प्रश्न को हमको 100 शब्दों में लिखना होता था, परंतु अब 6 की जगह पर 5 अंक के प्रश्न होंगे जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। वहीं 11 अंकों के जो प्रश्न हैं उनको आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। पहले 15 अंकों के प्रश्न आते थे जिसको हमें 300 शब्दों में लिखना होता था, परंतु अब यहाँ पर 11 अंकों के प्रश्न आएंगे जिनको आपको 200 शब्दों में लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। उसका कारण ये है कि देखिए, जो शब्द सीमा है वो पहले अधिकतम 300 शब्द थी और अब कितनी है, 200 शब्द है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे सिलेबस के टॉपिक एवं सब टॉपिक, जैसे मौद्रिक नीति हमारा टॉपिक हो जाएगा। अब मौद्रिक नीति में एक तो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, तो हमको दोनों में अधिकतम कितना, 200 शब्दों की जानकारी हमारे पास में होना चाहिए। तो टॉपिक, हमारे जो सिलेबस के टॉपिक हैं उनके जो सब टॉपिक हैं, उन सब टॉपिक पर हमारे पास में अधिकतम हम 200 या 250 शब्दों में उनको तैयार करने की कोशिश करेंगे, राइट। और इसके साथ में ये हमारे लिए चैलेंज भी रहेगा कि हम जो कीवर्ड्स हैं या जो मुख्य शब्द हैं उनका चयन करते हुए 200 शब्दों में उत्तर को लिखें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस नए सिलेबस के अनुसार 3 अंक, 5 अंक एवं 11 अंकों के जो है प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, राइट। अब इसके बाद में अब हम यहां पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे, हर एक बिंदु को समझेंगे कि उसमें हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से है और इसका पहला टॉपिक है भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। यहाँ पर आपको जो फोकस करना है वो मुद्दे एवं पहल पर करना है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये टॉपिक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा या बृहद टॉपिक हो जाता है। लेकिन हमारी जो तैयारी है उसका फोकस इन तीनों के मुद्दे एवं पहल पर होना चाहिए। जैसे अगर हम कृषि के संबंध में बात करें तो कृषि के इनपुट के कुछ मुद्दे हैं, जैसे इनपुट में भूमि हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा, बीज हो जाएगा, खरपतवार, कीटनाशक हो जाएगा, इसके साथ ही मशीनीकरण हो जाएगा। ये इसके इनपुट से संबंधित क्या हो जाएंगे, मुद्दे हो जाएंगे। तथा आउटपुट से संबंधित जैसे एपीएमसी या जो मंडी है, मंडियों के कार्य या उनकी उपयोगिता, वैसे ही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या है और इससे होने वाली हानियां क्या है। ये कृषि से संबंधित क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाएंगे। और इनको हल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे मृदा या सॉइल हेल्थ कार्ड हो जाएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो जाएगा, कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया है। और वर्तमान समय में आपको पता होगा कि कृषि से संबंधित 3 बिलों को लाया गया है। भारतीय सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है और इसके लिए या कृषि में विकास के लिए 3 बिल्स लाए गए हैं। तो हमें इन तीनों बिल्स को देखना है। इन कृषि के जो 3 बिल्स हैं वो किसानों के हित में है, या ये कृषि के जो 3 बिल हैं वो कैसे कृषि में किसानों की आय को दोगुना
करने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से हमको कृषि के मुद्दे एवं उनसे संबंधित जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो समझना है। फिर इसी में दूसरा हो जाएगा उद्योग, राइट। तो अब यहाँ पर उद्योगों से संबंधित प्रमुख जो मुद्दे हैं, जैसे औद्योगिक विकास हो जाएगा, औद्योगिक नीतियां हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में जो उदारीकरण है, वैश्वीकरण है या निजीकरण है, एलपीजी मॉडल, उसके फायदे क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, नई आर्थिक नीति क्या है। इसके साथ ही जो वर्तमान के मुद्दे हैं, जैसे भारत में उद्योगों से जो वस्तुएं बनती हैं उनकी निम्न गुणवत्ता का होना या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर का ना होना, या भारतीय औद्योगिक इकाइयों का रुग्ण इकाइयों के रूप में परिवर्तन हो जाना, या मुख्य रूप से अगर आप देखें तो वर्तमान समय में कई MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कई MSME जो इकाइयां हैं वो बंद हो रही हैं। और सरकार का मानना ये है कि वर्तमान समय में जो भारतीय निर्यात है, जितनी भी वस्तुएं हम निर्यात करते हैं उसमें MSME का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए अगर MSME सेक्टर की इकाइयां बंद होती हैं तो इससे हमारे निर्यात में भी कमी आएगी और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। इसीलिए आपको पता होगा कि इस साल MSME सेक्टर की जो परिभाषाएं हैं वो भी बदल दी हैं, ताकि MSME जो सेक्टर है या इकाइयां हैं उनको पूंजी की समस्या से ना जूझना पड़े एवं नई इकाइयों की स्थापना हो सके, हम निर्यात को बढ़ा सकें और भारतीय अर्थव्यवस्था का भी विकास हो सके, राइट। तो ये उद्योगों से संबंधित प्रमुख मुद्दे हो जाएंगे। और भारतीय सरकार, आपको पता होगा कि 2025 तक भारतीय सरकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है। और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनेगी तो उसमें सीधी सी बात है औद्योगिक क्षेत्र का या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो इसके लिए भी सरकार भारत को इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई योजनाएं भी बनाई हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो जाएगा, स्टार्टअप प्रोग्राम हो जाएगा, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाएंगे और उनके संबंध में कई इनिशिएटिव्स हो जाएंगे। वैसे ही सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अब सेवा क्षेत्र में अगर आप परिवहन के संबंध में देखेंगे तो परिवहन के संबंध में जो भारत की सड़कें हैं उनका गुणवत्ता युक्त ना हो पाना या नई सड़कों का निर्माण कम होना, रेलवे का निरंतर घाटे में जाते रहना, वैसे ही जो एयर इंडिया है उसका निजीकरण होना, ये मुद्दे हमेशा से चलते आए हैं और चलते रहे हैं। वैसे ही कैसे हम हमारे पर्यटन को बढ़ाएं, ठीक है। तो परिवहन हो जाएगा, फिर पर्यटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में संचार हो जाएगा। संचार में भी आपको पता है जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये जो इनके मुद्दे हैं और इनको हल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी हमको समझना है। जैसे आपको पता होगा नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार कई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना करेगी, उनको बंदरगाह से जोड़ेगी, उनको हवाई अड्डों से जोड़ेगी। तो नेशनल पाइपलाइन के तहत भारत में जो परिवहन है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें कृषि क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं एवं उनसे संबंधित जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। अब दूसरा बिंदु हम यहां पर समझते हैं। दूसरा बिंदु है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखिए, यहां पर जो आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि के एक होते हैं सूचक,
ठीक है, और एक मात्रक हो जाएंगे। तो यहां पर आर्थिक समृद्धि को हम नेशनल इनकम एवं पर कैपिटा इनकम के माध्यम से मापते हैं, और जो सूचक होते हैं वो होते हैं जीडीपी, फिर यहां पर जीएनपी, फिर हो जाएगा एनडीपी, और फिर हो जाएगा एनएनपी। इसका मतलब हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको किस तरीके से मापा जाता है, तो उसके मापक में हमको नेशनल इनकम एवं पर कैपिटा इनकम ये पढ़ना होता है। तो हम यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम यदि हमें पता है तो उसका महत्व क्या है, और यदि पता नहीं है तो उससे होने वाली हानियां कौन कौन सी होती हैं। इसके साथ ही जो आर्थिक समृद्धि के सूचक हैं जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, फिर इनको बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर जैसे जीडीपी को ज्ञात किया जाए या उत्पादन लागत या फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात किया जाए, इनमें फिर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनमें क्या संबंध होता है, या इनके माध्यम से हम नेशनल इनकम को कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको नेशनल इनकम का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, मतलब ठीक है। तो यहां पर एक हो जाएगी उत्पादन विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, दूसरा हो जाएगा आय विधि इनकम मेथड, और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीनों विधियों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिर प्रत्येक विधि के फायदे क्या है, और उस विधि से नेशनल इनकम निकालने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पूरा समझेंगे राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय ज्ञात होने के महत्व क्या है, ना ज्ञात होने की हानियां क्या होती हैं, फिर नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है उसकी उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनके महत्व और इनसे नेशनल इनकम ज्ञात करने की जो कठिनाइयां हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, अब हम तीसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरी पॉइंट में है आरबीआई एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य। यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आरबीआई है, आरबीआई के कार्य व्यापारिक बैंकों से कहीं ज्यादा अलग होते हैं और कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। जैसे जो नोट निर्गमन हो जाएगा, मौद्रिक नीति हो जाएगा, बैंक को सरकारी बैंक के रूप में कार्य हो जाएगा, राइट, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आरबीआई के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, मौद्रिक नीति है या नोट निर्गमन है या बैंकों के रूप में है, सरकारी बैंक के रूप में या सेंट्रल बैंक के रूप में, तो इस तरीके से हम आरबीआई के सभी कार्यों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो जितनी भी व्यापारिक बैंकें हैं, व्यापारिक बैंकों के कार्यों को पढ़ेंगे। जैसे व्यापारिक जो बैंकें होती हैं वो मुख्य रूप से जो सेविंग्स होती हैं उनको जमा करती हैं, उस सेविंग्स को ऋण के रूप में क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था में एक तरीके से निवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई आपने आपका पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक उसको किसी औद्योगिक यूनिट को उसको लोन के रूप में दे देगी, अर्थात उसको निवेश कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, विकास होगा। तो इस तरीके से बैंकों का कार्य एक तो जमा करना हो जाएगा, उससे फिर ऋण देना हो जाएगा, ठीक है, फिर निवेश को मैनेज करना हो जाएगा, ठीक है, फिर जो आम आदमी है या सामान्य नागरिक है उनको बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का कार्य हो जाएगा, राइट, उनको बैंकिंग कार्य कैसे किए जाते हैं ये समझाने का कार्य हो जाएगा, या जागरूकता के कार्य हो जाएंगे, राइट, जागरूकता के कार्य हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर व्यापारिक बैंकों के कार्य हो जाएंगे। इसके साथ में वित्तीय समावेशन भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस तरीके से जमा स्वीकार करना, ऋण देना, निवेश करना, राइट, फिर बैंकिंग जागरूकता फैलाना, ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यापारिक बैंकों के कार्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से आरबीआई एवं व्यापारिक बैंकों के कार्यों को हम पढ़ेंगे। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर
वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए हमारे क्षेत्र में नो डाउट बैंकिंग बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और आरबीआई तथा अन्य व्यापारिक जो बैंक हैं वो बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को क्रियान्वित भी कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे देश में अशिक्षा है। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो बैंकिंग सेक्टर की जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में आरबीआई तथा पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को, ये आपको दिख रहा होगा, तो वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को वित्तीय जो जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ऋण हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, इन सुविधाओं से उनको जोड़ना, इनके बारे में उनको जानकारी देना, ताकि जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं, अशिक्षित व्यक्ति हैं, वो भी वित्तीय सुविधाओं का फायदा ले सके। और इसमें बैंकिंग है या जो बीमा क्षेत्र की जानकारी है वो पूरा का पूरा हमको यहाँ पर समझना है। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन के फायदे क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं, फिर वित्तीय समावेशन के माध्यम से जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको वित्तीय सुविधाओं से जोड़ा जाता है, ये पूरा का पूरा हमको यहाँ पर वित्तीय समावेशन में पढ़ना है, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पर अगला जो विषय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मौद्रिक नीति का हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर हमारे देश में आर्थिक विकास एवं महंगाई में बहुत ही गहरा संबंध होता है। आप समझिए, देखिए यदि बाजारों में तरलता अधिक है, तरलता का मतलब लिक्विडिटी या नकदी, यदि बाजारों में नकदी अधिक है तो आसानी से जो उद्योग हैं उनको ऋण मिल जाएगा, और उद्योगों को ऋण मिल जाएगा तो नई इकाइयों की स्थापना होगी, नई इकाइयों की स्थापना होने से रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होने से खपत बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, और इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से विकसित होना शुरू हो जाएगी। वहीं अगर बाजार में नकदी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो उससे जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज हैं या जो जितनी भी इकाइयां हैं उनको ऋण नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होंगे तो आर्थिक विकास की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाजार में तरलता होने से आर्थिक विकास होगा और ना होने से विकास की दर कम हो जाएगी। वहीं दूसरी समस्या है कि यदि बाजार में एक निश्चित मात्रा से अधिक तरलता बढ़ जाती है तो वो क्या करेगी, महंगाई को बढ़ाएगी। और सीधी सी बात है कि अगर महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, तो उससे जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जितनी महंगाई बढ़ेगी, एक आम आदमी की जो थाली है उससे दाल, तेल या जो फल फ्रूट हैं वो गायब होते चले जाएंगे, अर्थात इसका सामाजिक दुष्परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। तो हमको यहाँ पर एक तरीके से अब आपको समस्या समझ में आ गई होगी कि ये तरलता कम होगी तो विकास की दर कम होगी, और तरलता अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो क्या होगी, महंगाई को बढ़ाएगी। और इसे नियंत्रित करने के लिए ही आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति बनाती है। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है तथा महंगाई एवं आर्थिक विकास में समन्वय स्थापित करती है। फिर आरबीआई के मात्रात्मक विकल्प होते हैं, मात्रात्मक टूल होते हैं एवं गुणात्मक टूल्स होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टॉपिक 3 में आरबीआई एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन एवं मौद्रिक नीति को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब चौथे में, टॉपिक नंबर 4 में फिर 4 बिंदु हैं। सबसे पहला है अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। देखिए हमारे देश में जो टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, कर प्रणाली है, और उसमें से भी जैसे एक प्रोग्रेसिव टैक्स हो जाएगा, फिर अनुपातिक टैक्स हो जाएगा, राइट। तो जो जितनी भी टैक्स कर प्रणाली है उनके फायदे क्या होते हैं, वैसे ही जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर हैं एवं अप्रत्यक्ष कर हैं उनकी विशेषताएं
क्या होती हैं, कैसे ये जो टैक्स है ये क्षेत्रीय असंतुलन में या फिर एक तरीके से जो वित्तीय असंतुलन की स्थिति है उसको कैसे ये नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हम जो है वो टैक्सेशन सिस्टम को पढ़ेंगे और जो करों की विशेषताएं हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगला जो बिंदु है वो है सब्सिडी। देखिए सब्सिडी अपने आप में जो सब्सिडी है, सब्सिडी का संबंध कई विषय से है। जैसे यहाँ पर सब्सिडी का जो संबंध है वो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि से भी होता है, ठीक है, फिर उद्योगों से भी होता है, इसके साथ में इसका सेवा क्षेत्र से भी क्या होता है, संबंध होता है, राइट। तो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी देने के लाभ क्या होते हैं, हानियां क्या होती हैं, ठीक है। प्रदाता के आधार पर सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, जैसे केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। वैसे ही वितरण के आधार पर जो सब्सिडी है वो फिर 3 प्रकार की होती है, जैसे प्रत्यक्ष सब्सिडी हो जाएगी, अप्रत्यक्ष सब्सिडी हो जाएगी एवं क्रॉस सब्सिडी हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी, स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। वहीं आर्थिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कृषि में, उद्योगों में एवं सेवा क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाती है, धार्मिक सब्सिडी हो जाएगी, राइट। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो है सब्सिडियाँ भारत सरकार के द्वारा दी जाती हैं। अनडाउटली इससे हमारे समाज के एक बड़े तबके को इससे फायदा भी होता है, परंतु इससे भारत सरकार को भी नुकसान होता है, राइट। राजकोषीय जो व्यय है वो बढ़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सब्सिडी देना क्यों आवश्यक है, इसके लाभ हानियां, वो पूरा का पूरा जो है टॉपिक हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद में सब्सिडी से ही मिलता हुआ जो टॉपिक है वो है नगद लेन देन, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि भारत सरकार लंबे समय से सब्सिडी देती आ रही है, राइट, चाहे वो लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से हो, राइट, या फिर जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद हो। इन दोनों में हो क्या रहा है, जैसे आप समझिए, जैसे एक तो पीडीएस सिस्टम हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा, या फिर हम ये कहें कि कोई भी योजना है। इन योजनाओं के माध्यम से जब सरकार सब्सिडी का रुपया या कोई अन्य आर्थिक मदद भेजती है तो उसमें कई बार लीकेज होता है, कई बार जो मध्यस्थ होते हैं वो उस पैसे का क्या कर देते हैं, गबन कर देते हैं। और ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि यदि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो वो पहुँचते तक 25 पैसे में बदल जाता है। मतलब 75 पैसे जो हैं, आप मान सकते हैं कि 75% जो है वो बीच में ही क्या हो जाता है, उसका गबन हो जाता है। और इसको हल करने के लिए भारत सरकार ने जो नगद लेन देन प्रणाली है उसको बढ़ावा दिया है। अर्थात भारत सरकार अब जो सब्सिडी के रूप में आर्थिक मदद है या योजनाओं के माध्यम से जो जितनी भी आर्थिक मदद है उसको अब सीधे हितग्राही के बैंक खातों में क्या किया जाएगा, उसका भुगतान किया जाएगा, राइट। अर्थात वर्तमान समय में सरकार आर्थिक मदद को नगद भुगतान के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इससे क्या होगा, लीकेज कम होगा, या जो आर्थिक गबन है या आर्थिक जो एक तरीके से गड़बड़ी है उसको रोका जा सकता है। और वर्तमान समय में जो नगद लेन देन है, ठीक है, एक तो आपको पता होगा कि जैसे एक है डीबीटी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर नगद लेन देन के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स चलाई जा रही, जिसके तहत जो एलपीजी की सब्सिडी है या फिर केरोसिन की सब्सिडी है या फिर जो स्कॉलर्स हैं या फिर हर एक क्षेत्र में जो जितनी भी सब्सिडी है या आर्थिक मदद है, सरकार उनका नगद भुगतान कर रही और सीधे बैंक के खातों में भेजा जा रहा है, ताकि जो एक तरीके से जो गड़बड़ी है उसको रोका जा सके, राइट। अब इसके बाद में है आखिरी में राजकोषीय नीति। देखिए हमारे देश में महंगाई एवं जो आर्थिक विकास है,
आर्थिक विकास एवं महंगाई में समन्वय स्थापित करने के लिए एक तो मौद्रिक नीति होती है जिसका संचालन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, और दूसरी होती है यहाँ पर राजकोषीय नीति जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर लोगों के पास में जरूरत से अधिक पैसा होगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी, और अगर लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो उससे कंजप्शन जो उपभोग है वो घटेगा, उपभोग घटेगा तो मांग कम होगी, और मांग कम होगी तो जो औद्योगिक इकाइयाँ वो बंद होना शुरू हो जाएंगी और विकास की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो भारत सरकार है वह भी क्या करती है, राजकोषीय नीति के माध्यम से, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा राजकोषीय नीति। देखिए राजकोषीय नीति के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। एक हो जाएगा जैसे कराधान, ठीक है, फिर हो जाएगा सार्वजनिक व्यय, और तीसरा हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, राइट। तो अब आप यहां पर समझिए, अगर लोगों के पास में यदि बाजार में तरलता ज़्यादा है तो सरकार वहां पर टैक्स बढ़ा देगी, और टैक्स बढ़ा देगी तो जो अतिरिक्त पैसा है वो सीधा कहां पर चला जाएगा, सरकार के पास में चला जाएगा। वैसे ही यदि बाजार में क्या है, मंदी है, जैसे आपने सुना होगा जैसे जो राजकोषीय नीति है वो 2 प्रकार की होती है, राइट। एक होती है विस्तारवादी और एक होती है संकुचनवादी, राइट। जो विस्तारवादी होती है और जो संकुचनवादी होती है उसका संबंध यहाँ पर अगर हम देखें तो विस्तारवादी जो नीति है, राजकोषीय नीति, वो मंदी के समय पे अपनाई जाती है, राइट। इससे क्या होगा कि सार्वजनिक व्यय को जब सरकार बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, लोगों के पास में पैसा ज़्यादा पहुंचेगा और उससे एक तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी से निकल कर आ जाएगी, राइट। तो जो राजकोषीय नीति है उसको केंद्र सरकार बनाती है, विस्तारवादी, संकुचनवादी, फिर कराधान के माध्यम से, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से एवं सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जो सरकार है वो महंगाई एवं आर्थिक विकास में समन्वय स्थापित करती है। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक के रूप में मौद्रिक नीति और सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के माध्यम से आर्थिक विकास एवं महंगाई में समन्वय स्थापित किया जाता है। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर 5वीं जो हमारा बिंदु है वो है, उसमें पहला टॉपिक है लोक वितरण प्रणाली। देखिए कोरोना की वजह से पीडीएस सिस्टम वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पीडीएस सिस्टम या जो लोक वितरण प्रणाली है उसके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की वजह से इसको लागू किया गया है, फिर इसके लाभ क्या है, और हानियों में मैंने आपको बता दिया है कि इससे लीकेज बहुत अधिक होता है, राइट। फिर पीडीएस के जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे उचित मूल्य की दुकानें हो जाएंगी, राइट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएस के जो अंग हैं वो अंगों के बारे में भी समझेंगे, और लोक वितरण प्रणाली के गुण एवं दोष। और ये कोरोना काल में क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही अचानक से लॉकडाउन घोषित कर दिए गए तो जो डेली वेजेस मजदूर थे उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने जो निचला तबका था उसको पीडीएस के माध्यम से ही उन तक अनाज पहुंचाया, तेल, ये जो खाने पीने का सामान है वो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचाया, ठीक है। और वर्तमान समय में इसमें यह समस्या है कि कई प्रवासी मजदूर जो कहीं और जाकर काम करते हैं वहाँ पर उनका, अगर जैसे वो मध्य प्रदेश के हैं तो उनके पास मध्य प्रदेश का राशन कार्ड होगा, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं तो उनको छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड, छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड नहीं होगा तो उनको पीडीएस जो सिस्टम है उससे उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको पता होगा कि वर्तमान समय में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो स्कीम है
इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, कई राज्य ऐसे हैं जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू कर चुके हैं, तो कई प्रयासरत हैं, तो कई राज्य इसको करेंगे। तो वर्तमान समय में ये जो योजना है ये बहुत मतलब एक तरीके से खबरों में है, तो इसको भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर लोक वितरण प्रणाली, उसके उद्देश्य क्या है, लाभ हानियाँ, एक राष्ट्र एक राशन स्कीम, इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर अगला है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ क्या है, ट्रेंड्स क्या है। देखिए, अगर आप देखें तो स्वतंत्रता के बाद में हमने मिश्रित प्रणाली को अपनाया था, राइट। और जाहिर सी बात है कि जो प्रथम औद्योगिक नीति थी, द्वितीय औद्योगिक नीति 1948 और 1956 की जो औद्योगिक नीतियां थी, उसमें एक तरीके से जो सार्वजनिक, एक तरीके से उनमें सार्वजनिक क्षेत्र को विशेष रूप से क्या दिया गया था, महत्व दिया गया था। और यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शनिस्ट या समाजवादी थी उसकी ओर हम बढ़े। फिर 1991 में आर्थिक सुधार हुए और हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से हम उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं प्रवृत्तियों में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण हो जाएगा, उनका जो है प्रयोग किया जा रहा है। फिर और जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उसमें हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ साथ में गरीबी भी बढ़ रही है। ठीक है, इसके साथ ही जो अनस्किल्ड लेबर है वो भी बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उनको प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। इस तरीके से कई जो है प्रवृत्तियां हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी ट्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही चुनौतियां, ठीक है, देखिए ट्रिपल पी के आधार पर हमारी जो अर्थव्यवस्था वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका हमें समाधान ढूंढना होगा। जैसे एक तरीके से देखा जाए तो सबसे जो बड़ी समस्या है वो जैसे गरीबी हो जाएगी, ठीक है। फिर गरीबी के साथ में बेरोजगारी, और ये तो आपको पता होगा कि कोरोना काल की वजह से ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया जूझ रही है। और खासकर हमारा भारत देश पिछले 10-15 सालों में हमने गरीबी को दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए जितने भी प्रयास किए थे उन पर कोरोना ने पानी फेर दिया। कोरोना की वजह से वर्तमान समय में फिर से गरीबी बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा लोगों की लॉकडाउन की वजह से नौकरियां चली गई हैं। और अभी तक जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उसके अनुसार वर्तमान समय में बेरोजगारी सबसे अधिक है। तो यहाँ पर गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके साथ ही हमारे देश में जो जनसंख्या है वह भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही अशिक्षा हो जाएगा। फिर जो अकुशल श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण ना मिल पाना हो जाएगा, तो एक तरीके से अकुशल श्रमिक वर्ग हो जाएगा। फिर महिलाओं की भागीदारी ना हो पाना, इस तरीके से और सीमित संसाधनों का होना, फिर ऊर्जा के पर्याप्त संसाधन ना होना, इस तरीके की कई जो समस्याएं हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने हैं और इनके समाधान और इनके वैकल्पिक स्रोत भी हमको ढूंढने पड़ेंगे, राइट। अब उसके बाद में है यहाँ पर गरीबी, जो अगला टॉपिक है वो है गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो गरीबी क्या होती है, फिर यहाँ पर जो गरीबी है, गरीबी को मापने के लिए कौन कौन सी समितियाँ बनी हैं और उन्होंने उस संबंध में अपने प्रतिवेदन में क्या क्या कहा है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, फिर गरीबी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, गरीबी को कैसे दूर किया जाना चाहिए। वैसे ही बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैसे एक संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, और अगर एक क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी रहेगी तो सीधी सी बात है क्षेत्रीय असंतुलन की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी अधिक होती है, वहां पर जो रोजगार भी उतने अधिक नहीं मिल पाते हैं, और जब लंबे समय तक
अगर एक विशेष क्षेत्र में, जरूरी नहीं है कि वो ग्रामीण ही हो, अगर एक क्षेत्र में गरीबी की समस्या बनी हुई है, वहां पर बेरोजगारी की समस्या है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है, राइट, तो उससे क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन होगा, और क्षेत्रीय असंतुलन से ही क्या होगा, प्रव्रजन की समस्या उत्पन्न होती है, माइग्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है। यही कारण है कि वर्तमान में लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें एवं अपना जीवन यापन कर सकें। खास बात यह है कि इस बार जो सिलेबस है उससे प्रोविजन या जो माइग्रेशन है उसको हटा दिया है। हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, इन तीनों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो प्रोविजन है या माइग्रेशन है उसका जिक्र होता ही होता है, इसलिए हम प्रोविजन को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से लोक वितरण प्रणाली, वर्तमान प्रवृत्ति एवं चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, इन सब के बारे में जो है पॉइंट 5 में दिया हुआ है। फिर अगला जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं, और ये जो है ये इस साल जोड़ा गया है। देखिए अगर आप समझें तो दो टॉपिक ऐसे हैं या दो पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे एक तो हो जाएगा पॉइंट 4 अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, ठीक है, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति, और उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट 6, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं ये इस साल नए जोड़े गए हैं, ठीक है। और इसमें पॉइंट 6 में सबसे पहला है भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, राइट। फिर उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार नीति है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार कौन कौन से योगदान ले रही है। वर्तमान समय में आपको पता होगा कि जो जितनी भी क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, भारत सरकार कई देशों के साथ में FTA साइन कर रही है, और वहीं दूसरी ओर भारत ने RCEP में साइन भी नहीं किया है। तो कुछ जो आलोचक हैं उनका ये भी कहना है कि भारत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी या संरक्षणवादी नीति को अपना रहा है, क्योंकि भारत के जो उत्पाद हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर में कंपटीशन या अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पादों को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हमको इसमें समझना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमें किस तरीके की नीतियां अपनाना चाहिए ताकि हम निर्यात को बढ़ा सकें, किस देशों के साथ में हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार चल रहा है, हमने कितने FTA साइन किए हैं, और उनसे हमको कहाँ तक लाभ होगा और उनसे कहाँ तक हानि होगी। इसके साथ ही जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको भी बहुत हम अच्छे समझेंगे, राइट। तो भुगतान संतुलन को एक तो हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ में करंट अकाउंट पे भी समझेंगे, कैपिटल अकाउंट पे भी समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण अगर भुगतान संतुलन अनुकूल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रतिकूल है तो फिर हम किस विधि से जो BOP की समस्या है उसको हल कर सकेंगे, राइट। आपको पता होना चाहिए कि BOP प्रतिकूल होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो BOP अगर प्रतिकूल है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाया जाए ये भी हम यहाँ पर पूरा का पूरा समझेंगे। उसके बाद में विदेशी पूंजी की भूमिका, आपको यहाँ पर ये समझना है। देखिए जो फॉरेक्स रिजर्व होता है या विदेशी पूंजी होती है वो मुख्य रूप से कई माध्यमों से आती है, मुख्य रूप से दो होते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा हमारा निर्यात, अगर हम हमारे देश के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करते हैं तो हमको विदेशी पूंजी प्राप्त होगी या विदेशी पूंजी प्राप्त होगी। वहीं पर दूसरा है यहाँ पर रेमिटेंस, राइट, मतलब जो प्रवासी भारतीय हैं, ठीक है, हमारे देश के कई नागरिक गल्फ देशों में या अन्य देशों में नौकरी करते हैं और वहां से जो उनकी इनकम होती है उसको रेमिटेंस के रूप में भारत भेजते हैं, उससे भी हमको क्या होती है, विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। तो निर्यात से एवं रेमिटेंस से जो विदेशी पूंजी प्राप्त होती है वह भी हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो अमेरिका, अगर हमें अमेरिका से या ब्रिटेन से कोई भी सामान खरीदना है तो कई देश ऐसे होते हैं जो भारत
भारतीय रुपये में क्या करते हैं, व्यापार नहीं करते, उनको डॉलर में ही क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो संक्षिप्त में ये कहूँ कि अगर हमारे पास में विदेशी पूंजी है तभी हम अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से, ये यूरोपियन कंट्रीज से सामान को खरीद पाएंगे। और आपको पता है कि हमें तेल के लिए, ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर हमें तेल की या कोई भी वस्तुओं को आयात करना है तो उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी होना चाहिए। और विदेशी पूंजी होती है तो हम हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को, अन्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को, रक्षा आवश्यकताओं को आसानी से पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर अगला हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनकी इकाइयां एक से अधिक देशों में होती हैं, राइट। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए हमारी सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, इन कंपनियों से किस तरीके से पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों में समझेंगे। अब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को समझते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में उतनी सेविंग्स नहीं है कि हम नए नए उद्योगों के लिए ऋण दे पाएं या उनमें निवेश कर पाएं। यदि विदेशी पूंजी या विदेशी निवेश हमारे देश में आता है तो उससे हमारे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना होगी, उद्योगों की स्थापना से रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार से कंजप्शन बढ़ेगा और उससे हमारी आर्थिक विकास की जो दर है वो बहुत आगे चली जाएगी। अब समस्या यहाँ पर यह है कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो तभी आता है जब हमारे देश की एक तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति भारत में पैसा तभी लगाएगा, कंपनी तभी लगाएगा जब यहाँ की राजनीतिक स्थिति ठीक होगी, भौगोलिक स्थिति ठीक होगी, किसी देश के साथ में हमारा युद्ध तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर हमारे देश में कोई भी समस्या हुई, ठीक है, किसी भी तरीके के आंदोलन हुए, तो उससे जो निवेशक है उसका पैसा हो सकता है कि डूब में चला जाए या फिर संकट में आ जाए, उसको फायदा ना हो। इसीलिए हमारे देश की जो स्थिति है, ठीक है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही भारतीय सरकार भी ऐसी कई योजनाएं बनाए जिससे प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है वो भारत में आ पाए। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, वो भारत में कैसे आ सकता है, आने के फायदे, नुकसान, ये पूरा का पूरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हम समझेंगे। फिर है अगला आयात निर्यात नीति। देखिए क्या है कि अगर हमारे देश में आयात निर्यात नीति जो है वो एक तरीके से हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। उसके पीछे अगर हम देखें तो कई कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम किसी भी अन्य देश से किन्हीं भी वस्तुओं का आयात करते हैं तो उससे जो हमारे घरेलू उद्योग होते हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, राइट। और उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर निर्यात को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा हम निर्यात को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे देश की जो कई इकाइयाँ हैं या जो नागरिक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नियम है वो जानकारी नहीं होती है, ब्रांडिंग करनी नहीं होती है, पैकेजिंग करनी नहीं आती है। कई बार जो दूसरे देश हैं वो कई प्रकार के ट्रेड बैरियर्स का प्रयोग करते हुए हमारे सामान को दूसरे देशों में पहुंचने से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इसके लिए सरकार कई नीतियां बनाती है और यहाँ के लोगों को, उद्योगों को कई प्रकार की मदद देती है ताकि हमारे देश की कंपनियां या जो नागरिक हैं वो ब्रांडिंग, पैकेजिंग करना सीख जाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या जो दूसरे देशों के ट्रेड बैरियर हैं उनको एक तरीके से उनको पास करने में सफल हो जाए। तो ये पूरा का पूरा आयात निर्यात नीति में समझना है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें कई समस्याएं भी आती हैं, ठीक है। कई बार पूंजी की समस्या होती है, तो कई बार दो देशों के बीच में कई प्रकार का मनमुटाव भी होता है। तो इनको हल करने के लिए कई प्रकार की जो है संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में अगर हम देखें जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो हो जाएगी IMF,
IMF हो जाएगी, फिर वर्ल्ड बैंक और उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन तीनों बैंकों को मैंने यहाँ पर एक साथ इसलिए लिखा है, ये तो आपको पता होगा कि IMF की जो स्थापना थी वो एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या को हल करने के लिए हुई थी, और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी हुई थी। ये दोनों ही दुनिया के जो विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, वहाँ पर जो विकास कार्य हैं उनमें क्या करते हैं, उनको ऋण देते हैं। तो विकास कार्यों के लिए विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक लोन देती है, वैसे ही IMF अपने सदस्य देशों को लोन देता है, वैसे ही ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी अपने सदस्य देशों को लोन देता है। तो एक तरीके से निवेश के क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है और ADB जैसी वित्तीय संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमें इनकी स्थापना के उद्देश्य और इनके द्वारा जो चलाए जा रहे प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। वैसे ही अब यहाँ पर एशियान है, सार्क है, नाफ्टा है या ओपेक है, ये एक तरीके से क्या है, क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एशियान है, सार्क, नाफ्टा हो जाएगा और ओपेक, ये किस तरीके से, ये जो क्षेत्रीय संगठन है, ये क्षेत्रीय संगठन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या कई अन्य क्षेत्रों में सदस्य देशों की क्या करते हैं, मदद करते हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र विशेष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो एशियान है, सार्क है, नाफ्टा है या ओपेक है, ये किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय जो पहल है, उसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्या इनके कार्य हैं, क्या इनकी भूमिका है, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर समझेंगे। राइट, तो ये हमने यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब हम मध्य प्रदेश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, या हम ये कहें कि जो यूनिट 2 है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। यहाँ पर भी जो सिलेबस का पहला पॉइंट है उसमें कई टॉपिक हैं। जैसे पहले पॉइंट में पहला टॉपिक है प्रमुख फसलें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किस सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन सी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, ये पूरा का पूरा हम प्रमुख फसलों में पढ़ेंगे। वहीं दूसरा जो टॉपिक है वो कृषि जोत क्षेत्र एवं क्या हो जाएगा, फसल प्रतिरूप हो जाएगा। यहाँ पर कृषि जोत क्षेत्र यदि छोटा होगा तो उससे कृषि में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, एक किसान के पास में 10 एकड़ की क्या है, होल्डिंग है, और एक किसान के पास में 2-2 एकड़ के, या हम ये कहें कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, भूमि है। जिसके पास में ज़्यादा भूमि है वो आसानी से इसका मशीनीकरण, मतलब यहाँ पर ट्यूबवेल लगा सकता है, स्टोरेज जो है फसलों के भंडारण के लिए भंडार गृह यहाँ पर बनवा सकता है, यहाँ पर उसकी निगरानी करना बहुत आसान हो जाएगा। और वहीं अगर उसके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जगह पर उसके जोत हैं, तो फिर सीधी सी बात है वो वहाँ पर एक खेत में अगर उसको कुछ भी ट्यूबवेल लगाना है, स्टोरेज बनवाना है, तो उसको ज़्यादा क्या आएगा, खर्चा आएगा। तो यहाँ पर कृषि जोत क्षेत्र यदि कम होता है तो उससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और इन समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा वो पूरा समझेंगे। वैसे ही जो फसल प्रतिरूप है कि कौन से जो है हमारे मध्य प्रदेश में किस सीजन में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, मुख्य रूप से रबी हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा और जायद, इन तीनों क्षेत्रों में हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो क्रॉप पैटर्न है या फसल प्रतिरूप देखने को मिलता है। फिर अगला टॉपिक है फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, तो जो फसलें, उनका उत्पादन एवं यहाँ पर उनका वितरण। अब ये जो टॉपिक है इसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पर भौतिक प्रभाव देखना है,
सामाजिक प्रभाव देखना है और अंत में क्या देखना है, पर्यावरणीय प्रभाव को समझना है। देखिए उत्पादन के बाद में जैसे ही फसलें क्या होती हैं, फसलों का उत्पादन हो जाता है, उसके बाद में उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज या भंडार गृह की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित लाने ले जाने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अगर लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखना है तो उनको हमको ठंड से, वर्षा से, नमी से भी हमको उनको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और यहीं पर हम जो है पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे कि कैसे नमी से फसलों को बचाना है या उनके वितरण को आसान बनाना है। ठीक है, भौतिक एवं सामाजिक प्रभाव भी क्या क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा हमको उत्पादन एवं वितरण के समझना है। राइट, अब उसके बाद में है बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे। देखिए हमारे देश में जो बीज रिप्लेसमेंट रेशियो है वो बहुत ही क्या है, कम है। अगर हमारे देश के किसान एक ही बीज को बार बार बोएंगे फिर उसी को बीज के रूप में अगले वर्ष प्रयोग करेंगे तो उससे उत्पादन पर क्या होता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। राइट, इसीलिए सरकार चाहती है कि हर साल जब भी किसान बोएं तो वो नए नए बीजों को बोएं। वैसे ही तो इसीलिए अब इसके लिए किसानों के पास में बीज होना चाहिए, तो सरकार ऐसी कई योजनाएं बना रही है ताकि किसानों को आसानी से कम दामों पर बीज उपलब्ध हो जाए और वो हर साल जो है बदल बदल कर नए बीजों का इस्तेमाल करना सीखें। वैसे ही जो खाद है, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी आपूर्ति भी पर्याप्त होनी चाहिए। कई बार जो एनपीके जैसे यूरिया हो जाएगा या कई खाद्य की शॉर्टेज हो जाती है और उसकी वजह से जो है उत्पादन पर भी इसका क्या होता है, प्रभाव होता है। तो कैसे हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में जो यूरिया है या अन्य उर्वरक हैं उनकी आपूर्ति आबाद रूप से बनी रहे और सरकार उसके लिए क्या क्या योजनाएं ला रही है, वो पूरा का पूरा हमको इस टॉपिक पे समझना है। फिर यहाँ पर कृषि के तरीके, कृषि कितनी प्रकार से मध्य प्रदेश में की जाती है और मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से और किस तरीके से मध्य प्रदेश में फसलों को बोया जा सकता है, वो कृषि के तरीकों में समझेंगे। फिर यहाँ पर उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन आदि के मुद्दे एवं हमको समस्याएं पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि हमको जो उद्यानिकी है उससे संबंधित मुद्दे भी पढ़ने हैं एवं उद्यानिकी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो पढ़नी है। वैसे ही मुर्गी पालन का, ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर डेयरी में कौन कौन सी समस्याएं जा रही हैं। जैसे एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान समय में आपको पता होगा कि दूध में डिटर्जेंट या कई ऐसे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं। वैसे ही मछली पालन में या पशुपालन में कौन कौन सी समस्याएं जा रही हैं, उनको हल करने के उपाय क्या हैं एवं उनसे संबंधित मुद्दे, ये पूरा का पूरा हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर अगला है कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां। राइट, सबसे पहला जो चुनौती हमको पढ़नी है, चुनौतियां, वो कृषि उत्पादन से संबंधित कि कृषि उत्पादन में, प्रोडक्शन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं एवं कौन कौन सी क्या है समस्याएं हैं। जैसे सिंचाई का साधन ना हो पाना या फिर जो है फील्ड है उर्वरक या उनकी आपूर्ति ना हो पाना, तो ये समस्याएं हो जाएंगी। वैसे ही परिवहन, फिर फसलों का भंडारण एवं विपणन, इनसे संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं एवं समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कृषि की कल्याणकारी योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं और कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में या लागू होने में कौन सी कठिनाइयां हैं और सरकार उनको किस तरीके से हल कर रही है, ये पूरा का पूरा हम पॉइंट सेकंड में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है मध्य प्रदेश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। राइट, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो
स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जीडीपी में कृषि का ज़्यादा योगदान था, राइट। परंतु वर्तमान समय में कृषि का योगदान मुश्किल से 16 से 17% बचा है, और जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान लगभग 50% के समथिंग होने वाला है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी जो है सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 44 से 45% के बीच तक अभी पहुंच गया। तो सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में या मध्य प्रदेश की आर्थिक जो विकास दर है उसके तेज होने में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान हो सकता है वो भी हम समझेंगे यहाँ पर। फिर मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा, ठीक है, एवं मध्य प्रदेश के संसाधन। तो मध्य प्रदेश के आधारभूत ढांचे में मध्य प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था, मध्य प्रदेश में रेलवे, मध्य प्रदेश में फिर हवाई अड्डे हो जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश में जो स्टोरेज हो जाएंगे। कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार करता है या फिर मध्य प्रदेश में व्यापार को सुगम बनाता है, उनसे संबंधित सभी हम आधारभूत ढांचों के बारे में पढ़ेंगे। एवं मध्य प्रदेश के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो वन आधारित संसाधन हो या खनिज आधारित संसाधन हो, जल आधारित संसाधन हो, सभी संसाधनों की हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे तथा समझेंगे कि मध्य प्रदेश के संसाधन किस तरीके से मध्य प्रदेश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। फिर अगला है मध्य प्रदेश की जननांकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी कार्यशील जनसंख्या है, राइट, कितनी साक्षर जनसंख्या है, फिर कितनी महिलाओं की जनसंख्या है, कितनी पुरुषों की मतलब पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, कितनी साक्षरता है, कहाँ लिंगानुपात है, ठीक है। अगर ये अच्छे से हमको जानकारी होगी तो उसका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जितनी ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उसका महत्व होगा। वैसे ही अगर हमारे पास में आंकड़े होंगे तो गवर्नमेंट एक तरीके से कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करके मध्य प्रदेश की जो आम जनता है उसको कई सुविधाएं दे पाएगी, और अगर हमारे प्रदेश की जो जनसंख्या उनको कई सुविधाएं मिलेंगी तो वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में आंकड़ों के होने से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि कितने व्यक्ति जो है भागीदार हैं, और अगर कुछ व्यक्ति को अगर सरकार फायदा दे पाए तो वो पुनः मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएंगे। फिर अगला है मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। तो मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक तरीके से मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम कितने आधारों पर बांट सकते हैं, कौन कौन से उद्योग हैं, उनकी एक तरीके से जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, अधिक हो रही है या कम है, फिर प्रवृत्तियां क्या हैं एवं उन उद्योगों की चुनौतियां क्या हैं, ये पूरा समझेंगे। अगले पॉइंट में है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन के विभिन्न चलन। एक तरीके से अगर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अगर मानव संसाधन भरपूर मात्रा में होगा तो एक तरीके से उसको प्रशिक्षण देकर उसका हम अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश के टॉपिक हैं उनको भी हमने संक्षेप में समझ लिया है, राइट। अब हम रणनीति पर चर्चा करते हैं। देखिए, इतनी देर से मैंने आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से बता दिया है। रणनीति में देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अन्य विषय की तुलना में अर्थशास्त्र एक डायनामिक सब्जेक्ट है, राइट। और ये डायनामिक सब्जेक्ट इसीलिए क्योंकि हम बेसिक्स तो किताबों से पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो नीतियाँ, उन नीति जैसे हमने कोई भी चीज़ है जो स्टैटिक पढ़ ली है, लेकिन वर्तमान समय में कौन सी योजनाएं किस क्षेत्रों में लागू हो रही हैं, ठीक है, सरकार ने किस क्षेत्र में कौन सा निर्णय लिया है, उसके प्रभाव क्या हैं और उनके फायदे क्या हैं, ये सब समझने के लिए हमको करंट अफेयर्स पर निर्भर होना रहेगा। इसीलिए जो जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक है, अगर उन टॉपिक से संबंधित गवर्नमेंट कोई भी नीति बनाती है, कोई भी फैसला लेती है या फिर उनसे संबंधित कोई भी घटनाएं, इवेंट्स होती हैं, तो उनके पास में हमारी अच्छी
खासी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम मेंस के उत्तर में उनका प्रयोग कर सकें। तो अगर हम उत्तर मेंस में उत्तर लिखते समय करंट अफेयर्स के मुद्दों को रखेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो जितनी भी करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उनको स्टैटिक पार्ट्स में समाहित करके आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज ये है कि अर्थशास्त्र एक तकनीकी विषय माना जाता है। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में आ गया तो फिर आपको वो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको कितनी ही बार रट लें, उसको कितनी ही बार पढ़ लें, आप उसमें महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अर्थव्यवस्था के जितने भी हैं, चाहे वो गरीबी हो या कठिन से कठिन मौद्रिक नीति हो, राजकोषीय नीति हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर प्रश्न कितना ही घूम फिर के आ जाए आप उसका उत्तर देने में सफल हो पाएंगे। फिर तीसरी चीज ये है, जैसा कि मैंने बताया कि अर्थशास्त्र एक डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसमें आंकड़े हर साल परिवर्तित होते रहते हैं। जीडीपी के आंकड़े हों या बजट के आंकड़े हों या फिर एजुकेशन के आंकड़े हों, तो अगर हमारे पास में पुराने आंकड़े होंगे तो हम अर्थव्यवस्था की जो एक पिक्चर है वो स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हमेशा हमें जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, उनसे जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, जो नए तथ्य हैं उनको हमारे नोट्सों में डालने पड़ेंगे, राइट। चौथी चीज मैंने बताई है कि क्वांटिटी के साथ में, ये दरअसल यहाँ पर क्वांटिटी होना चाहिए कि मात्रा के साथ में हमको क्वालिटी पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। मतलब हम पढ़ते पढ़ते, ठीक है, पढ़ते पढ़ते भी हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे कि कैसे उत्तरों को एक तरीके से प्रेजेंट करना है, कब पैराग्राफ का प्रयोग करना है, कब बुलेट्स का, कब फ्लो चार्ट्स का, और कब हमको टेबल का प्रयोग करना है, ये भी समझना होगा। और संभावित प्रश्नों की आखिरी में क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो ये पंचसूत्री है आप समसामयिक मुद्दों की। तो इस तरीके से अगर अर्थव्यवस्था में हम करंट अफेयर्स को भी देखते चले जाएं, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, नए आंकड़ों को हम मिला लें एवं क्वालिटी पर भी ध्यान दें और संभावित प्रश्नों की अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो अर्थव्यवस्था की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, राइट। अब मैंने बताया था कि नया सिलेबस और पुराने सिलेबस में क्या अंतर है। उसके देखिए दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि पुराना सिलेबस में 17 पॉइंट थे, वहीं इसका जो वेटेज था वो 1 से 50 अंकों का था, और जो नया सिलेबस है वो 2 यूनिट में विभाजित है और इसका वेटेज कितना हो गया है, 60 नंबर का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं हम उन पर ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम पुराने टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे तो हो सकता है वो उतने ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई भी पुराना टॉपिक नए टॉपिक से किसी भी तरीके से संबंधित है तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। यदि संभावना है अगर उससे संबंधित प्रश्न आए तो आप उसको हल कर पाएं। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले 17 के 17 टॉपिक बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए। जैसे भारत में विकास का अनुभव हो जाएगा, राइट, जो कि नए सिलेबस में क्या है, ये वाला टॉपिक नहीं है। मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण, ये हमारे नए सिलेबस में भी है, राइट। फिर उसके बाद में 1991 के बाद से हुए आर्थिक सुधार, औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली में सुधार, तो ये अभी भी किसी न किसी रूप में हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। फिर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ये भी हमारे सिलेबस में है, राइट। फिर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, ये भी हमारे सिलेबस में है, राइट। फिर भारत में विकास का नियोजन, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली, ये हमारे सिलेबस में है। आधारभूत अधोसंरचना विकास एवं मुद्दे, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन एवं प्रोविजन, ये भी हमारे सिलेबस में है। हमने केवल और केवल यहाँ से जो प्रोविजन है उसको क्या कर दिया है,
हटा दिया है, मतलब नए सिलेबस में माइग्रेशन नहीं है, लेकिन ये इन तीनों से जुड़ा हुआ है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर नगरीय क्षेत्र के मुद्दे, ये भी हमारे सिलेबस से हट गया है। ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे जैसे ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण साख, ये भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। फिर अगला हो जाएगा भारत एवं मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन, ये भी हमारे सिलेबस से हटा दिया है। फिर मध्य प्रदेश एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता, ये है, ठीक है। फिर आर्थिक विकास के तत्व, कृषि क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी के मुद्दे, ये भी है। लोक वितरण प्रणाली, इसकी उद्देश्य, कार्य प्रणाली एवं सीमाएं, खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक संबंधी मुद्दे। इसमें यहाँ पर खाद्य सुरक्षा जो है नए सिलेबस में नहीं है, बफर स्टॉक से संबंधित मुद्दे भी नहीं है, लेकिन लोक वितरण प्रणाली से इनका जहाँ तक संबंध बनेगा हम उनको एग्जाम्स में पढ़ेंगे। तो पुराने सिलेबस में 17 टॉपिक्स थे, जिसमें से कुछ टॉपिक्स अभी भी हमारे सिलेबस में नए रूप में है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने यहाँ पर 1 नंबर का टॉपिक हो जाएगा 6, 7, उसके बाद में 10, 11, 12, 13 नंबर, और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। वहीं अगर आप ये देखें कि हमारे सिलेबस में नए कौन कौन से टॉपिक्स जोड़े गए हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है और जो पूरा का पूरा जो विदेशी व्यापार है, ठीक है, टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 6, ये दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश में ये दोनों ही हमारे सिलेबस में जोड़े गए हैं, राइट। अब इसके साथ ही हमारा आखिरी का जो बिंदु है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्री का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है उसमें क्या असमानता है। देखिए, अगर आप मेंस का सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया है तो आप देखेंगे कि उसकी ही प्रतिकृति क्या है, प्री का सिलेबस है, क्योंकि एक तरीके से प्री में पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इस भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होते चले गए, तो आर्थिक सुधार भी पढ़ने पड़ेंगे, नियोजन भी पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हमको स्वतंत्रता के बाद से कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, उनमें क्या परिवर्तन आए और भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, और वर्तमान समय में हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार की हैं, ये पूरा का पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। अगला हो जाएगा औद्योगिक विकास, पूरा का पूरा स्वतंत्रता के पहले से लेकर वर्तमान समय तक जो जितनी भी औद्योगिक नीतियां आई हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं, वो पूरा का पूरा हमको यहाँ पर औद्योगिक विकास में समझना होगा। इसके साथ ही विदेशी व्यापार में बीओपी, विदेशी व्यापार, विदेशी पूंजी, ये पूरा का पूरा जो हमारा मेंस का टॉपिक नंबर 6 था, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक तरीके से यहाँ पर आ गया है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा टॉपिक नंबर 6, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, आयात निर्यात नीति, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADP, एशियान, सार्क, नाफ्टा, ओपेक, क्षेत्रीय संगठन, ये जो सभी हैं इसको हम एक तरीके से विदेशी व्यापार में सम्मिलित मान सकते हैं, राइट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आयात एवं निर्यात, हम कौन सी वस्तुएं या कौन सी मदें विदेशों से आयात कर रहे हैं और किन मदों को हम निर्यात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हम समझेंगे। तो आप समझ पाएंगे कि टॉपिक 6 हो या टॉपिक 1 हो, ये कहीं ना कहीं हमारे प्री में भी है। वैसे ही हमारे प्री में क्या है, वित्तीय संस्थान भी है, जिसमें विशेष रूप से क्या है, रिजर्व बैंक है, राइट। तो रिजर्व बैंक की स्थापना से लेकर रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक का महत्व, ये पूरा पढ़ना है। फिर जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, शुरुआत में कितनी नेशनलाइज्ड बैंक थी, फिर प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, द्वितीय बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वर्तमान समय में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको मर्ज करके कई मेगा बैंक्स भी बनाए गए हैं।
तो पूरी की पूरी हमको यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना से लेकर उनकी वर्तमान स्थिति तक हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद में स्टॉक मार्केट भी समझना है और यहाँ पर सेबी क्या है, इसकी स्थापना, इसके कार्य, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और सबसे आखिरी में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। इनको हमें प्री में पढ़ना है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर प्री के और मेंस के सिलेबस में थोड़ा बहुत ही अंतर है, क्योंकि मेंस के जो जितने भी टॉपिक हैं कहीं ना कहीं वो प्री में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आज मैंने आपको जो सिलेबस है, जो रणनीति है, उसको सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अब अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।